हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एक पेशेंट ने सवाल पूछा है और हाँ, ये ईमेल वाला सवाल है जो पे करके कंसल्टेशन फीस पे करने के बाद पूछा गया है। आप में से कुछ लोगों को सवाल रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग ईमेल में कंसल्टेशन मांगते हैं या फीस पे करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो मैं, अगर ऐसा सवाल पूछा है जिसके मामले में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, तो मैं उन वीडियोज़ के आपको लिंक प्रोवाइड करा देती हूँ और साथ में वहीं पर आपको एक जनरल ट्रीटमेंट बता देती हूँ आपका, ठीक है, जो कि ईमेल में लिखा जा सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा सवाल है जिससे रिलेटेड मैंने कोई खास वीडियो नहीं बनाया तो फिर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। दूसरी बात और क्लियर कर दूं कि बहुत ही जल्दी ये ऑप्शन कुछ चेंज होने वाले हैं। मैं थोड़ा किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम कर रही हूँ फिलहाल, तो ये ऑप्शन चेंज होने वाले हैं। तो आप लोगों में से जिसको भी जो सवाल पूछना है ना, जल्दी जल्दी पूछ डालो भी क्योंकि जुलाई से प्रोसीजर डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। चलो अब इनका सवाल सुन लेते हैं। इन्होंने सवाल किया है, सबसे पहले तो सत श्री अकाल नेहा जी, सत श्री अकाल फर्स्टली आप बहुत अच्छे दिल के हो, आप बिल्कुल ही मेरी माँ जैसी लगते हो। आप बंदों का लाखों का इलाज यहाँ फ्री में कर देती हो। फ्री में तो नहीं करती, 100 रुपीज़ का कंसल्टेशन फीस आप लोग पे कर रहे हो फिलहाल, बट थैंक यू सो मच। चलिए आपके सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मेरी तारीफ करने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। नेहा जी, मेरा नाम नहीं बताते इनका, इनकी एज है 23 साल, इनका वजन है 53। मुझे फिजिकल, जब ये फिजिकली होते हैं, एक्सेस रनिंग भी करते हैं, फिजिकली मतलब नॉट दैट फिजिकली, जनरली फिजिकली एक्टिव हैं, रनिंग बहुत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बट डाइट उतनी नहीं ले पाते। मुझे टीबी ट्यूबरक्लोसिस है। आप मेरी टीबी की अदर डिटेल्स मेल में अटैच फाइल में देख सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी है, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली उसमें। 5 मई 2020 से मेरी दवाई शुरू हुई है। ये बीमारी मुझे ड्यूरिंग लॉकडाउन में हुई। फरवरी मंथ से मुझे खांसी चालू थी, मार्च अप्रैल में बुखार, फरवरी में खांसी, फिर मार्च अप्रैल में बुखार आया। उसके बाद इन्होंने चेक करवाया तो 4 मई 2020 को चेक कराया और 5 मई से इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ चालू कर दी। अब अप्रोक्सीमेटली 45 डेज हो गए, ठीक है। 45 दिन की दवाई ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं क्योंकि 5 मई से इन्होंने चालू किया था। बट इनसे थोड़ी सी गलती हो गई। 10 जून को इन्होंने बियर ड्रिंक कर ली, 17 जून को फिर से इन्होंने बियर ड्रिंक कर ली, ठीक है। अवॉइड करने वाली चीज़ है पर इन्होंने कर ली। उसके बाद इनको ज्ञान नहीं था तो इन्होंने ऐसा लिखा है कि उन्होंने मट्ठा, छाछ, दूध, दही, ये सारी काफ़ी चीज़ें खाई, लस्सी, दही वगैरह। लेकिन जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और इनकी टीबी की जो एलोपैथी की दवाइयाँ चलती हैं वो इनकी चल रही हैं। और अभी इन्हें वॉमिट आती है, पेशाब बहुत लगती है, पेट में लेफ़्ट साइड में कुछ हलचल होती है, दवाई खाते ही टॉयलेट का प्रेशर आ जाता है, खाना खाते ही टॉयलेट का प्रेशर आ जाता है, थोड़ा सांस फूलता है, बट ज़्यादा थक जाना, अभी भी लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होता है। मुझे टीबी पेशेंट में क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये सब बताना है। अभी रिकवर हो सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। इनको जो भी तकलीफ़ है, क्या टीबी का पेशेंट कभी मोटा नहीं हो सकता? मैम, मेरे लेफ़्ट साइड चेस्ट में हल्का सा पेन रहता है, खांसी के साथ ही उठता है, लेफ़्ट साइड पे भी हल्का हल्का, मतलब टोटल मिला के इनको टीबी के सारे सिम्टम है। जहाँ पर टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर दर्द भी उठने लगता है। लेफ़्ट साइड में इनको इन्फेक्शन है फिलहाल, खांसी आती है, थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात जो बियर वाली और छाछ, दूध, दही, लस्सी वाली जो प्रॉब्लम है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूँगी। एक बात ध्यान रखना कि मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। गवर्नमेंट डॉक्टर होने के नाते कई बार मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ लेकिन नहीं बोल सकती, तो थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पर। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रोग्राम है एनटीसीपी का प्रोग्राम कहलाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि दिल्ली की सरकार जो होती है, जो हमारे पूरे भारत की सरकार होती है, वहाँ से चलता है। और इसकी जो भी मेडिसिन आती है, कोई भी डॉक्टर अपने हिसाब से इसकी मेडिसिन नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाइयाँ आती हैं, आप चाहे प्राइवेट में लो चाहे सरकारी में लो, आपको वही दवाइयाँ मिलेंगी। यदि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाते हो तो उस डॉक्टर के लिए बहुत ही कंपलसरी नियम है कि वो आपकी सूचना गवर्नमेंट में दे, साथ ही साथ आपके ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी गवर्नमेंट को दे, ठीक है। ये भारत सरकार के रूल्स हैं जिसको कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। तो आपकी मेडिसिन जो चल रही है वही चलेगी, मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर सकती,
पहली चीज़ तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी, ठीक है। अब जो नियम है उसे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर आते हैं जिसको जो चीज़ आप कर सकते हो, जो मैं आपको बता सकती हूँ। एलोपैथी के हिसाब से जैसे ही किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसको खाने पीने के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और आयुर्वेद में जैसे ही वो पेशेंट आता है, आयुर्वेद में ट्यूबरक्लोसिस को राजयक्ष्मा कहा जाता है। जो एनटीसीपी का जो हिंदी नाम है वो भी राजयक्ष्मा ही है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मान लिया है कि भाई आयुर्वेद और एलोपैथी में सेम बीमारी का डिस्कशन किया है, ठीक है। आयुर्वेद में इसको राजयक्ष्मा बोलते हैं और राजयक्ष्मा का फुल डिटेल के साथ में वर्णन आयुर्वेद में सभी ग्रंथों में मिलता है। इस कंडीशन में, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में वजन इसलिए लगातार कम होता जाता है क्योंकि इसमें शरीर के अंदर होने वाला जो धातु क्षय है, आयुर्वेद में जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं होती हैं, इनका क्षय यानी कि इनका कम होने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारी जो बॉडी का डाइजेशन है वो वीक होता है, इसकी वजह से इनकी बनने की रफ्तार बहुत धीमी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपके शरीर में बन तो 50 रहा है लेकिन ख़त्म 100 हो रहा है तो क्या होगा? आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। हमारे शरीर का नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि हमारे शरीर में बनता जाता है, 100 की रफ्तार से बनता है, और जो हमारे क्षय होने का, हमारे शरीर के नष्ट होने का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी धीमा होता है। राजयक्ष्मा की कंडीशन में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको उल्टा बोलूँगी कि प्लीज़ खाने पीने के रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं रखने हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि जंक फूड खाना चालू कर दो, नहीं, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। बहुत ज़्यादा आपको अपनी डाइट के ऊपर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये बीमारों वाला खाना खाना चालू मत कर देना, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशन वाला खाना होना चाहिए। खास तौर से खाने में कैलोरीज का अमाउंट काफ़ी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काफ़ी होना चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो खाने पीने पे। दूसरी बात, ये बात सही है कि राजयक्ष्मा की कंडीशन में बियर पीने के लिए मना किया गया है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, सही है ये बात। लेकिन अगर आपने एक बार पी ली, थोड़ी सी पी है, तो उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने पी ली और अगले दिन आप बीमार पड़ जाओगे। जनरली आपको नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आपने पी ली है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं, आगे मत पीना, ठीक है। कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, आपने जो लस्सी वगैरह खाई है, दूध का सेवन आप राजयक्ष्मा में आसानी के साथ कर सकते हो। राजयक्ष्मा बार बार इसीलिए बोल रही हो कि ट्यूबर अभी मैंने बताया ना, गवर्नमेंट का रूल होता है, इसलिए राजयक्ष्मा से समझ लेना, ठीक है। दूध दही का सेवन, दूध का सेवन आप कर सकते हो। घी का सेवन आपको करना ही करना है, घी आपको ज़्यादा खाना है, अदरवाइज आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। खट्टी चीज़ें अवॉइड करो। खट्टी इसीलिए क्योंकि खांसी होती है। अब आप खांसी ऑलरेडी हो रखी है, सांस फूल रही है, गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशन में यदि आप खट्टा खाना ज़्यादा खाओगे तो आपके कफ के सिम्टम और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए दही, लस्सी, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है। अवॉइड करना है, गलती से कभी खा लिया तो दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रही हूँ, इसका प्रयोग आपको लगातार करना है, कम से कम 3 से 4 महीने, ठीक है। 3 महीने तो मान के चलो करना ही करना है। वो है शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण 5-5 ग्राम की मात्रा में, यानी कि 1-1 चम्मच की मात्रा में शहद और घी मिलाकर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। बिना खाने के भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। शीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में शहद और घी मिलाकर, शहद का अमाउंट आपको ज़्यादा रखना है, ठीक है, 10 ग्राम तक, यानी कि 2 चम्मच तक आप शहद मिला सकते हो। घी का अमाउंट आपको 1/4 रखना है, ठीक है। यानी कि जब आप उसको कटोरी में लोगे तो ये कि पतली पतली लपसी जैसा बन जाना चाहिए, बिल्कुल पतला पतला, कि उसका जो शहद है वो टपके। ये आपका एक जो मिक्सचर बना, इसको आपको चाट लेना है अच्छे से। चाटने के बाद में 15-20 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपना गला जरूर साफ कर लीजिए, है ना। जो 2 घूंट गर्म पानी पी के गले को जो गार्गल करते हैं ना करके, वो कर दीजिए, क्योंकि आपका जो घी गले में चिपक जाएगा, मुंह में चिपक जाएगा, तो उस घी की वजह से कई बार आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी मेडिसिन जिसका प्रयोग आपको लंबे समय तक करना है वो है वासा अवलेह। वासा अवलेह एक च्यवनप्राश जैसी कंडीशन, एक मेडिसिन है, ब्लैक कलर की आएगी, बिल्कुल च्यवनप्राश जैसी दिखती है। वासा अवलेह आधी चम्मच की मात्रा में, यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है।
मुंह में रखिए, च्यवनप्राश जैसी होती है, टेस्टी होती है, मुंह में रखिए और चूसते रहिए थोड़ी देर। और यदि चूसने पे आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो फिर गुटक जाइए ऊपर से, फिर से वही कि 1 या 2 घूंट गुनगुने पानी से, गर्म पानी से गला साफ जरूर करना है। ठीक है, गला साफ करना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन है इसमें घी का अमाउंट काफी होता है, शहद का अमाउंट काफी होता है, तो घी और शहद की वजह से वो गले पे चिपक जाता है, और यदि चिपक गया कोई भी खाना आपके मुंह के अंदर तो फिर वो इन्फेक्शन पैदा करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, गला साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1 आध घूंट गर्म पानी आप पी भी सकते हैं, जिससे जो गले में अगर इसोफेगस वाली नली में कहीं पर चिपक गया हो तो वो आसानी के साथ में अंदर चला जाए। ठीक है, 2 चीजें आपको मेडिसिन का प्रयोग करना है। पेन किलर बिल्कुल अवॉइड करिएगा। ठीक है, आपने बोला कि आपको चेस्ट पेन होता है, लेकिन आपको पेन किलर नहीं होना है। इसकी कंडीशन में, राजयक्ष्मा की कंडीशन में जो पेन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके लंग्स जो हैं कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं हर सांस के साथ में, जैसे ही हम तेज सांस लेते हैं तो ये फूलते हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं सिकुड़ते हैं। जब आपको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो लंग्स के फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया है, इसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है, और जब वो बाधा उत्पन्न होती है तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर इन्फेक्शन है, जहां पर लंग्स फैल नहीं पा रहे हैं, वहां पर आपको पेन उठता है। मेडिसिन आपको एलोपैथी की जो दे रखी है, मेरे ख्याल से 6 मंथ का आपको कोर्स किया है, मैंने रिपोर्ट देख ली थी, थोड़ा अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, मेरे ख्याल से 6 मंथ का था आपका ट्रीटमेंट। 6 मंथ तक एक भी दिन के लिए आपको मेडिसिन नहीं छोड़ना है, और 6 मंथ तक आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, राजयक्ष्मा की कंडीशन ठीक हो सकती है, ये जानलेवा बीमारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन यदि आप लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रखोगे तो ये बीमारी खतरनाक में भी कन्वर्ट हो सकती है। अदरवाइज 6 महीने 7 महीने तक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से बिल्कुल सही हो जाती है। एक एक्स्ट्रा ट्रिप मैं आपको अपनी तरफ से दूंगी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है मेरे पास, लेकिन राजयक्ष्मा की कंडीशन में किसी भी पेशेंट को आयुर्वेद में सेक्स करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। राजयक्ष्मा के रोगी को सेक्सुअल चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आपकी उम्र भी अभी केवल 23 साल है, आप अभी कर सकते हो अगले 6-7 महीने के लिए किसी भी प्रकार के सेक्सुअल थॉट से बचने की कोशिश करो, ना ही मस्टरबेशन ना ही सेक्स, दोनों ही चीजें। ठीक है, टीबी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, सही प्रिकॉशन के साथ यदि आप इस्तेमाल करोगे, मेडिसिन लोगे, आयुर्वेद मेडिसिन साथ में लोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे तो सब कुछ आपका सही हो जाएगा। अब आपने पूछा क्या क्या खाना है, सब कुछ खाना है, सब कुछ खाना है आपको। ठीक है, खट्टी चीजें अवॉइड करनी है थोड़ी सी, जिससे गला खराब नहीं हो। वो भी एक बार आपके 2-3 महीने में कंडीशन सही हो जाए, खांसी सही हो जाए, उसके बाद आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी खट्टी चीजें अवॉइड करना। जी भर के रोटी खाओ, हरी सब्जियां भरपूर खाओ, लौकी, तुरैया, कद्दू, बैगन, भिंडी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सेम, फलियां, जितनी भी जो भी आती हैं, ये सारी चीजें आपको खानी है, भरपेट खानी है। एक और टिप, हाँ वो मैं बताना भूल गई, मैंने नोट करके रखा था कि ये भी आयुर्वेद के हिसाब से है कि राजयक्ष्मा की कंडीशन में बकरी का दूध बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, इवन रामबाण औषधि है ये। तो यदि आपके पास इतनी लग्जरी हो कि आपको बकरी का दूध मिल जाए तो प्लीज अगले 6 महीने के लिए 100 ml की मात्रा में बकरी का दूध रखो। और ये तो मॉडर्न ने भी आइडेंटिफाई किया है, जो हमारे BCG का टीका इन्वेंट किया गया था उसकी हिस्ट्री में भी ये शामिल होता है, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने ये चीज नोटिस करी थी कि जो लोग बकरियों के पास रहते हैं उनको टीबी का इन्फेक्शन कम होता है। ठीक है, उन्होंने रिसर्च करी थी, उसमें ये चीज पाया गया था। और आज भी ये बात है कि जो लोग बकरियों के आसपास रहते हैं, बकरी चराने वाले लोग होते हैं, उनको नहीं होता। और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है कि बकरियों में टीबी का इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उनके पास कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है इस तरीके की। तो जो लोग उनके आसपास रहते हैं, जो उनकी दूध पीते हैं या फिर जहां पर वो सुसु पॉटी करते हैं वो वाला एरिया में रहते हैं, मतलब घर में जिनके यहाँ बंधी हुई रहती है, तो ऐसे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यदि हो सके तो अगले 6 महीने के लिए 100 ml की मात्रा में बकरी का दूध प्रतिदिन आपको पीना है। अब आप बोलोगे यार बकरी का दूध कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो मेरे गुरुजी जो थे जिनके अंडर में मैंने सीखा है, वो बहुत अच्छी बात बोलते थे कि भाई 2 बकरियां पाल लेना, उस बकरी को घर मिल जाएगा, वो तुम्हारे घर में रहेगी आराम से,
तुम दूध निकाल के पीते रहना और 6 महीने बाद उसको तुम बेच देना दूसरे जो लोग बकरी पालने वाले जो लोग होते हैं उनको। ठीक है, 6 महीने के लिए सेवा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको मार्स से खरीद के लेके आनी है कि मंगल पे आपको जाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, घर में बांध लो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है, सेक्सुअल थॉट से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल थॉट से आपको दूर रहना है। मेडिसिन मैंने आपको 2 ही मेडिसिन बताई हैं, दोनों मेडिसिन का प्रयोग आपको कम से कम 3 महीने तो करना ही करना है। ज़रूरत पड़ने पर 6 महीने तक के लिए भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है। ये चीज़ 6 महीने कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्या चीज़ ऐड करना है हटाना है, ये मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में बताऊंगी। उसके लिए आपको 1 महीने बाद दोबारा कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बोल दूँ, प्लीज़ डिप्रेशन से बचना। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को अक्सर डिप्रेशन आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से डिप्रेशन से दूर रहें, उसको आइडेंटिफाई करें। यदि ज़रा सी भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो, पहले ठीक कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। हाय, कुछ चीज़ें यार थोड़ा सा रह गई थी। आपने पूछा है कि घुटने में जोड़ों में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता, चेस्ट में रुका हुआ महसूस होता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी में दर्द रहता है। ये सारी प्रॉब्लम, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपको घुटने में दर्द का होना वगैरह वगैरह, ये सारे ट्यूबरक्लोसिस के ही सिम्टम होते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बॉडी के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। और क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, लंग्स पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, तो पूरी बॉडी ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा थोड़ा बीमार होना चालू हो जाती है। तो इस चीज़ पे आपको जितना ज़्यादा कम ध्यान दोगे, अपने लंग्स की हेल्थ के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आपने एक चीज़ और बोली है कि वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। ट्यूबरक्लोसिस में आपको वर्कआउट नहीं करना है। मैंने भी क्या बताया कि बॉडी के अंदर जो धातु क्षय है, शरीर के अंदर धातुओं की क्षय होना, उनकी कमी होना, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ती है और उतनी रफ्तार में धातुएं बन नहीं पाती। तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज से मेरा मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से है। ठीक है, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हल्का फुल्की लाइट एक्सरसाइज, माइल्ड जॉगिंग 2-5 मिनट की, थोड़ा सा रस्सी कूदना, थोड़ा सा डांस करना, थोड़ा सा कुछ भी, जो भी आपको वर्कआउट पसंद है उस तरीके के वर्कआउट आप कर सकते हैं, लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको नहीं करने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए लास्ट में ऐड करी है। पेन किलर नहीं खाने हैं। मुझे पता है आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन पेन किलर आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, खाने में घी का अमाउंट ज़्यादा रखिए। डाइजेशन धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा, जैसे जैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन खत्म होगा वैसे वैसे आपका डाइजेशन भी सही हो जाएगा। ठीक है, जो मेडिसिन बताई है उसका प्रयोग करना है, और प्लीज़ लगातार कांटेक्ट में रहिए। हर 1 महीने बाद, 10-15-20 दिन के कोर्स के बाद मुझसे दोबारा बात करते रहिए। ठीक है, चलो बाय।